नमस्कार बच्चों। पिछले तासिका का हमने जो ब्रिज कोर्स का अध्ययन कर रहे थे, इसमें हमने 25वें दिन तक अध्ययन किया है। आपने इसका जो भी स्वाध्याय है यह छुड़वा होगा। जो भी छुड़वा नहीं सके हैं उन्हों वह सब कुछ 25वें दिन तक यह वही में अपनी कापी में छुड़वा कर फ़ोटो भेज सकते हैं। तो इसके आगे आज हम जो 26वां दिन है इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि 26वें दिन क्या है, इसमें ब्रिज कोर्स में क्या दिया है। तो अपेक्षित कौशल्य में दिए गए आशय का शाब्दिक और अंतर्निहित अर्थ श्रवण करते हुए उच्चारण, उचित बलाघात, तान, अनुतान एवं गति सहित मुखर एवं मौखिक वाचन करते हैं। यानी कि वाचन हमें करना है मुखर और ताल सुर से वाचन करना है। अध्यापक छात्रों से निम्नलिखित परिच्छेद का मौन वाचन करवाएं। छात्रों से परिच्छेद के प्रश्न उत्तर पूछकर शीर्षक देने के लिए कहेंगे। यानी कि यह आपको पढ़ने के लिए कहा है, पढ़कर इसमें जो प्रश्न पूछे गए इसके उत्तर आपको देने हैं। इसके बाद आओ सक्षम बने। निम्नलिखित परिच्छेद छात्रों को ध्यानपूर्वक वाचन आकलन के साथ पढ़ने के लिए कहे। यानी कि आपको यह पढ़ना है। अब्दुल कलाम जी का परिच्छेद है। 7वीं कक्षा में हमने अब्दुल कलाम जी का जो पाठ है यह पढ़ा है, तो इस पर प्रश्न पूछे गए हैं, इसके उत्तर आपको देने हैं। इसके बाद आओ अभ्यास करें में निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। यानी कि यह परिच्छेद आपको पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। उचित क्रम लगाओ, उचित क्रम उसका लगाना है। इसके बाद आओ सृजन करें। छात्रों को पाठ्यपुस्तक के अपठित परिच्छेद तथा अन्य वाचन साहित्य उपलब्ध करवाएं। छात्रों को गुट बनाकर परिच्छेद के आधार पर प्रश्न तैयार करके दूसरे प्रश्न पूछे। यानी कि आपको क्या करना है, ग्रुप बनाकर एक परिच्छेद लेना है, इस पर एक ग्रुप प्रश्न पूछेगा और दूसरा ग्रुप उत्तर देगा। ऐसी चर्चा आपको करनी है। इसके बाद 7वीं कक्षा का पाठ्यपुस्तक किताबें, इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। तो यह 26वां दिन हुआ। 27वें दिन क्या है, अपेक्षित कौशल्य रूपरेखा एवं स्वयंपूर्त भाव से संवाद, पत्र, निबंध, वृत्तांत, घटना, विज्ञापन आदि का वाचन एवं लेखन करते हैं। रूपरेखा तथा शब्द संकेतों के आधार पर आलंकारिक लेखन तथा पोस्टर विज्ञापन में विविध तरीकों और शैलियों का प्रयोग करते हैं। यानी कि आओ पता करें इसमें क्या है, प्रस्तुत विज्ञापन लेखन का मुखर वाचन करें। उदाहरण के तौर पर विभिन्न विज्ञापन दिखाकर चर्चा करें। शब्द और वाक्य समझाए। विज्ञापन लेखन में भाषा का महत्व समझाए। विज्ञापन लेखन को व्यक्तिगत अनुभवों से जोड़े। विज्ञापन लेखन से जुड़े विषय पर प्रश्न पूछे। पाठ के नीचे दिए उपक्रम के बारे में बताए। यानी कि यह विज्ञापन दिया है आपने 7वीं कक्षा में, मैंने बताया है कि विज्ञापन कैसे तैयार करना है, तो भी मैं आज बता रहा हूँ विज्ञापन यानी कि क्या। तो इसमें आज का युग विज्ञापन का युग है। तो विज्ञापन का मतलब है किसी बात को बताने की क्रिया, जानकारी देना, सूचना देना। यानी कि मराठी में जाहिरात लेखन होता है। तो यह जाहिरात लेखन यानी कि विज्ञापन है। तो इसके बाद इसका दूसरा नाम इश्तिहार भी है, अर्थात प्रचार तथा बिक्री के उद्देश्य पत्रिका आदि में प्रकाशित कराई जाने वाली सूचना। यानी कि जो
वर्तमान पत्र में आते हैं, जाहिरात आती है यानी कि विज्ञापन आते हैं, वह विज्ञापन यहाँ दी गई है। विज्ञापन लेखन करते समय क्या ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि कम से कम शब्दों में अधिक का अधिक आशय का व्यक्त करनी चाहिए, यानी कि कम आशय है। यहाँ देखिए आप, तुम्हारे जो स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक विज्ञापन दिया गया है, इसमें क्या क्या दिया है, शीर्षक दिया है, छूट दी है, चित्र दिया है, विशेषता बताई है, क्रिया क्रियादर्शक शब्द लिखा है यानी कि आज ही खरीदे है ऐसा लिखा गया है। आकर्षक है तो अपनी कल्पना का प्रयोग करें, यानी कि आकर्षक दिखना चाहिए। वह विज्ञापन पढ़ते ही वह वस्तु या कोई भी चीज़ हो वह लेने के लिए ग्राहक आना चाहिए, ऐसी विज्ञापन यानी कि जाहिरात हमें तैयार करनी है। तो यह दी गई है, बैग की जाहिरात दी गई है। तो ऐसे ही कम से कम शब्दों में हमें लिखना है। शब्द रचना भाषा शुद्ध होनी चाहिए, यानी कि शब्द रचना अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, व्याकरण दृष्टया शुद्ध होनी चाहिए। इसके बाद जिसका विज्ञापन करना है उसे बड़े शब्दों में लिखा है सैलरी बैग, यह बड़े अक्षरों में लिखा है, यानी कि किसका हम विज्ञापन करने वाले हैं इसे बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। विषय के अनुसार रोचक शैली आवश्यक होनी चाहिए, यानी कि विषय जो है सैलरी बैग, तो बैग का ही हमें विज्ञापन करना है। दूसरे चित्र या दूसरा शब्द यहाँ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। वो जो भी विषय दिया है उस पर ही हमें विज्ञापन तैयार करना है। इसके बाद ग्राहकों को वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करे ऐसी भाषा होनी चाहिए, यानी कि आज ही खरीदे, यह यानी कि ग्राहक को एक आकर्षक करता है, आज ही खरीदे आपको छूट मिल जाएगी, ऐसा हमने लिखा है। तो यह ग्राहक आकर्षित होते हैं और आज ही खरीदने के लिए जाते हैं। प्रभावशाली शीर्षक होना चाहिए। विज्ञापन लेखन करने से पहले चौकोन या आयत बनाना चाहिए, यानी कि विज्ञापन लिखते समय यानी कि हम विज्ञापन तैयार करते समय चौकोन या आयत हमें तैयार करना है। यहाँ चौकोन तैयार किया है, इसमें ही लिखना है। इसके बाद विज्ञापन के बारे में सटीक जानकारी होनी चाहिए, यानी कि अच्छी जानकारी होनी चाहिए। विज्ञापन पेन से ही लिखे, यानी कि सिस पेंसिल से या किसी स्केच पेन से नहीं लिखना है, पेन से ही लिखना है। विज्ञापन में संपर्क स्थल, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं संपर्क नंबर है, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, उनका जो भी पता है, जो जहाँ हमें वह वस्तु या कोई भी चीज़ मिल सकती है उसका पता देना चाहिए। इसके बाद विज्ञापन लेखन करते समय ना करें, यानी कि क्या करना नहीं चाहिए। विज्ञापन लेखन करते समय पेंसिल, स्केच पेन का उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि पेन से ही हमें विज्ञापन लिखना चाहिए। इसके बाद चित्र डिज़ाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि चित्र हम बना सकते हैं, तो चित्र भी यहाँ आवश्यकता नहीं है ऐसा कहा गया है। पर चित्र एक आध दूसरा चित्र तुम बना सकते हो और यहाँ दे सकते हो। तो इसके बाद विज्ञापन के 3 प्रकार है, इसमें वस्तु संबंधी विज्ञापन है, व्यक्ति संबंधी विज्ञापन है, स्थान संबंधी विज्ञापन है। और इसके बाद वस्तु संबंधी यानी कि इसमें विज्ञापन वस्तु बेचने है उसके बारे में आकर्षक जानकारी देने वाला, यानी कि वस्तु इसमें क्या है, अखबार, रेडियो, टेलीविज़न पर जो विज्ञापन होते हैं यह ज़्यादातर केश तेल, शैम्पू, साबुन, पाउडर, मोबाइल, कंप्यूटर, कपड़े, इसके जो विज्ञापन होते हैं यह वस्तु संबंधी विज्ञापन आते हैं। इसके बाद व्यक्ति संबंधी विज्ञापन, यानी कि इस विज्ञापन में किसी कार्य या किसी पद पर नियुक्त करने के लिए योग्य व्यक्ति की खोज की जाती है, यानी कि जो
हम रोजगार के लिए जो ऐड ढूंढते हैं यानी कि विज्ञापन ढूंढते हैं वह यहाँ दी जाते हैं व्यक्ति संबंधी, यानी कि चौकीदार के बारे में, सेल्समैन, शिक्षक आदि अखबारों में विज्ञापन दिया जाता है। यानी कि यहाँ चौकीदार की ज़रूरत है, यहाँ शिक्षक की ज़रूरत है, ऐसी विज्ञापन अखबारों में दी जाती है और वहाँ का पता भी दिया जाता है। वहाँ हम जाकर वहाँ रोजगार के लिए हम जाते हैं। तो यह व्यक्ति संबंधी विज्ञापन हुआ। स्थान संबंधी यानी कि इस विज्ञापन में मकान, फ्लैट, दुकान आदि को किराए पर देने या बेचने खरीदने से संबंध में विज्ञापन शामिल होता है। यानी कि यहाँ हम देखते हैं कि अखबारों में यहाँ फ्लैट बिकना है, यहाँ फ्लैट खरीदना देना है, यहाँ मकान किराए पर देना है, ऐसे विज्ञापन अखबारों में आते हैं। तो यह विज्ञापन स्थान संबंधी आते हैं, यानी कि स्थान दिखाई देता है, कहाँ है उसका स्थान यहाँ दिया जाता है। यानी कि विज्ञापन के 3 प्रकार है, इसमें वस्तु संबंधी, व्यक्ति संबंधी और स्थान संबंधी। तो यह विज्ञापन के विज्ञापन कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या लिखना है और इसके बाद जो हमें क्या करना है इसका हमने अध्ययन किया है। तो इसके बाद हम आगे जाते हैं। यह विज्ञापन आपको पढ़ना है और इससे जो आगे विज्ञापन दिया गया है अभ्यास करने के लिए वह आपको लिखना है। विज्ञापन के विभिन्न प्रकार और उदाहरण शैक्षणिक साधनों के सहायता से समझाए, आकर्षक विज्ञापन लेखन सुझाव दे। यानी कि मैंने अब विज्ञापन का परिभाषा, विज्ञापन के प्रकार, विज्ञापन में कौन कौन सी बातें हमें आवश्यक है और कौन सी बातें हमें करनी नहीं है, इसकी जानकारी दी है। इसके बाद निम्नलिखित विषयों पर विज्ञापन तैयार किए जा सकते हैं, यानी कि वस्तु, शैक्षणिक, आवश्यक, वाहन चालक, यानी कि यह मैंने बताया है। इसके बाद जो आई विज्ञापन की प्रस्तुति के बारे में कुछ प्रमुख जानिए। भाषा सरल होनी चाहिए, यह बताया है, यह पढ़ो। और इसके बाद आयो अभ्यास करें, इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित विज्ञापन को अधिक आकर्षक बनाए। सुलेख नोटबुक कॉपी के लिए आकर्षक विज्ञापन तैयार करें। नोटबुक दी है, उसकी नाम, विशेषता, संपर्क, छूट, यह सब कुछ आपको लिखना है। आओ सृजन करें, यानी कि समाचार पत्रों में आने वाले विभिन्न विज्ञापन संग्रह करें और उसे स्क्रैप बुक में चिपकाए। टीवी और रेडियो पर विज्ञापन सुनिए और उनके गानों एवं नारों का संकलन करें, उसे स्क्रैप बुक में लिखें। यानी कि आपका जो बुक है इसमें आप विज्ञापन के दिन जो भी है वह विज्ञापन लिखकर वहाँ जो अखबार में विज्ञापन आते हैं वह 2 या 3 विज्ञापन आपको वहाँ चिपकाने हैं। और इसके बाद जो भी हमें पूरक साहित्य चाहिए, 10वीं कक्षा का जो 1 से 1 पृष्ठ क्रमांक है उस पर आपको दी गई है, यह जानकारी ले सकते हैं। तो इसके बाद हम 28 और 28 दिन आते हैं, तो इसमें 2 दिन का दिया गया है। इसके बाद छात्र पाठ्यपुस्तक को पढ़ेगा और व्याकरण के घटकों का आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर उसका उपयोग करता है। यानी कि व्याकरण का भाग यहाँ दिया है। अध्यापक छात्रों को बोर्ड पर लिखे उदाहरण पढ़ने के लिए कहते हैं, यानी कि यह पढ़ना है। लड़का, लड़की, लड़के, यानी कि एक वचन, अनेक वचन, बहुवचन, यानी कि एक वचन और बहुवचन, यह वचन के प्रकार है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, लिंग के प्रकार है, यह 7वीं कक्षा में आपने पढ़ा है। तो इसके बाद हम आगे जाते हैं। तो आगे का जो है आगे
जिन शब्दों के रूप में कर्ता के लिंग, वचन और क्रिया के काल के अनुसार कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, उन शब्दों को अव्यय कहते हैं। यानी कि अव्यय के हमें अव्यय का अध्ययन करना है, हमने 7वीं कक्षा में भी किया है। तो इसके बाद अविकारी शब्द के उदाहरण और परिभाषा में छात्रों को समझाए। यानी कि अविकारी शब्द यानी कि शब्द के 2 भेद है। शब्द के कितने भेद है? 2 भेद है। इसमें अविकारी शब्द और अविकारी शब्द यानी कि शब्द के भेद। यानी कि शब्द क्या है? क, म तथा ल के योग्य समूह से कमल कमल है तथा इसका अर्थ भी निकलता है। अतः कमल एक शब्द है। यानी कि एक अक्षर होता है क, यह अक्षर है और इसके बाद क, म और ल यह अक्षर जुड़वा कर हमें एक शब्द मिलता है, वह है कमल शब्द। ऐसे शब्द हमें देखने हैं तो इसमें अक्षरों के योग्य अर्थ समूह को हम शब्द कहते हैं। यानी कि अक्षरों को योग्य अर्थ समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द के 8 प्रकार है। इसमें शब्द के मेन 2 प्रकार है। इसमें विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में 4 प्रकार है और अविकारी शब्द में 4 प्रकार है। यानी कि ऐसे 8 प्रकार शब्द के भेद के हैं। इसमें विकारी शब्द में कौन से प्रकार आते हैं, भेद आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यह विकारी शब्द में आते हैं। अविकारी शब्द में कौन से आते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, यह अविकारी शब्द के प्रकार आते हैं। आपको यहाँ दिखाई देता है कि अविकारी शब्द के भेद क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, यह अविकारी शब्द के 4 प्रकार है। इसमें क्या है कि जो अविकारी शब्द है, यानी कि एक एक करके मैं बताता हूँ आपको। अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण अव्यय, यानी कि क्रिया विशेषण अव्यय यानी कि क्या? जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताता है उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यानी कि जैसे चारों ओर सन्नाटा था, यानी कि यहाँ क्रिया बताई गई है। चारों ओर सन्नाटा था यानी कि चारों दिशाएं कोई भी नहीं था। तो यह क्रिया, इसमें क्रिया की विशेषता हमें पता चलती है, तो इसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसके बाद दोबारा क्रिया विशेषण के भेद है। इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। यानी कि क्रिया के दोबारा क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद है। तो यह कालवाचक विशेषण क्रिया विशेषण अव्यय यानी कि क्या? कि इसमें काल का बोध होता है। सुबह, शाम, दोपहर, प्रतिदिन, ऐसे कालों का बोध होता है, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। स्थानवाचक, इसमें क्या है कि स्थान का हमें बोध होता है। वाक्य में स्थान का बोध होने वाले विशेषण को हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसमें इधर, उधर, दाएं, बाएं, निकट, पास, मध्य, किधर, आगे, पीछे, ऐसे शब्द आते हैं। इसके बाद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, यानी कि परिमाण, यहाँ परिमाण का बोध होता है। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के परिमाण का बोध होता है उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यानी जैसे इतना, उतना, जितना, कितना, कम, बहुत, थोड़ा, अधिक,
ज़्यादा, काफ़ी यानी कि परिमाण, यहाँ परिमाण दिया है उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय यानी कि रीत हमें इसमें दिखाई देती है, यानी कि क्या, ऐसे, कैसे, वैसे, जल्दी, धीरे धीरे, तेज, अचानक, अनवास, अनायास, एकाएक, कदाचित, शायद, यानी कि यहाँ रीत दिखाई देती है। हमने फटाफट कामों की सूची बनाई, यानी कि यहाँ रीत है फटाफट, यानी कि जल्दी से जल्दी हमने कामों की सूची बनाई है, यह रीतिवाचक रीत है। तो इसके बाद दूसरा है समुच्चय अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय। तो संबंध सूचक अव्यय में क्या है कि जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे के आगे, से पीछे, से पहले, के निकट, से दूर, के पास, के अंदर, से बाहर, से हीन, पर्यंत, तक, भर, के सामने आदि शब्द आते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है कि दूसरे दिन राजकुमारी राजा के पास आई, यानी कि संबंध बोधक अव्यय इसमें के पास है, यानी कि मैंने जो शब्द बताए हैं यह वाक्य में आते हैं और इससे हम संबंध बोधक अव्यय है या रीतिवाचक अव्यय है यह पहचान सकते हैं। तो यह वाक्य संबंध बोधक अव्यय यहाँ दिखाई देता है। तो इसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय यानी कि क्या, कि जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने का काम यहाँ किया जाता है। ऐसे वाक्य कौन से होते हैं? और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्यों, इसलिए, यह शब्द आते हैं वाक्य में। दो शब्द या दो वाक्य जोड़ने का काम यह शब्द करते हैं, उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसके बाद चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय, यानी कि जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, बल्कि जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भावों को सूचित करते हैं, उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। यानी कि हर्ष होता है, आनंद होता है, ऐसे हम इसमें जो भी शब्द आते हैं यह हमें दिखाई देता है। यानी कि शाबाश, बहुत अच्छा, वाह वाह, यानी कि शाबाश, इस प्रकार आगे बढ़ते रहो, शाबाश, तुम्हारा 8वीं कक्षा में प्रथम क्रमांक आया, ऐसे हम शब्द होते हैं इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय में। छी, कितनी गंदगी है यहाँ, ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय में होते हैं। तो इसके बाद हम आगे जाते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। यहाँ नीचे दिया है घोड़ा तेज दौड़ता है, यानी कि क्रिया, यहाँ क्रिया घटती है। इसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय दिया है के पास, मैंने बताया है शब्द और समुच्चय बोधक में और से जुड़ा है। और विस्मयादि बोधक अव्यय, अरे बाप रे कितना बड़ा सांप है, ऐसे शब्द हम यहाँ देख सकते हैं। यह शब्दों के यानी कि भेद, अभिकारी शब्दों के भेद यहाँ हमने देखे। इसके बाद निम्नलिखित कहानी पढ़कर कहानी में आए मोटे अक्षरों वाले
अव्यय के भेद पहचानो, यानी कि निकट, थोड़ा बहुत, धीरे धीरे, प्रसन्नपूर्ण, के आगे, के मारे और के बाद। यह शब्द है, यह कौन से अविकारी शब्दों में आते हैं, यह आपको लिखना है। इसके बाद आओ सृजन करें। इसमें वाक्य दिए है, क्रिया और उसका प्रकार लिखो। अव्यय राघव ने चुपचाप घर से प्रवेश किया। चुपचाप, इसका प्रकार लिखना है। ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। के लिए मैंने वाक्य बताए, इसमें आप देख सकते हैं, वाह क्या ताज है, यानी कि वाह विस्मयादि बोधक अव्यय में आता है, यह लिखना है। इसके बाद अंतर्जाल की सहायता से अव्यय के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करो। आपको अंतर्जाल यानी कि नेट से विस्तार से जानकारी मिल सकती है। यहाँ 28 और 29वां दिन खत्म होता है। इसके बाद 30वें दिन कसौटी क्रमांक 2 है। आपको यह कसौटी ताव पे छुड़वानी है और उसका फ़ोटो हमें भेजना है। यहाँ 30वें दिन तक हमने ब्रिज कोर्स का अध्ययन किया है। यह कसौटी आपको छुड़वा कर उसका फ़ोटो हमें भेजना है। तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।